हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ इस न्यूटन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी में भी अपन ने काफ़ी कुछ अभी कंप्लीट कर लिया है। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बता दूं कि इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था। तो अपन ने पूरा रॉक्स के बारे में पढ़ा था, चट्टान के बारे में पढ़ा था। चट्टान भी 3 प्रकार की होती है, किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन सी चट्टान किसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये सब अपन ने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उस चट्टान से आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये रूपांतरित चट्टान का था। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में पूछते हैं, हमेशा ही क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से उसकी सरफेस के ऊपर जाके जम जाता है तो वो किस तरीके से वो बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है, बैथोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ। जब फैकोलिथ की बात करते हैं, जब मैग्मा लहरदार रूप में जम जाता है तो फैकोलिथ होता है। जब मैग्मा लंबवत फॉर्म में जमता है तो उसको बोलते हैं डाइक। और जब मैग्मा क्या होता है, यानी कि क्षैतिज फॉर्म में, यानी कि अगर बात करते हैं क्षैतिज फॉर्म में जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। और अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे तो आपको ये यहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिल रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखना है, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी कंपटीशन के लिए जगह आ सकती है। और आप क्या करोगे, जब आप तैयारी करोगे अभी से, तभी जाके आप अपना फुल फॉर्म अगर पूरा परफॉर्म वहाँ पर दे पाओगे। तो आगे चलते हैं, ज्योग्राफी में क्या वोल्केनो पढ़ रहे हैं। वोल्केनो को अगर मैं बात करूँ तो वोल्केनो होता क्या है। वोल्केनो जब पृथ्वी के अंदर क्या होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होता है, जब मैग्मा जमा हो जाता है और जब अचानक से क्या होता है, प्रेशर यानी कि दाब बढ़ता है, तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट के रूप में जो मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर बाहर निकल के आता है, उसके साथ में क्या होता है, बहुत सारे कंकड़, पत्थर, धूल, राख, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। जब ये पृथ्वी पर जम जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। और अगर ये निकलता है तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। तो देखते हैं ज्वालामुखी का जस्ट अभी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी यानी कि इस तरीके से मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है कि जब ये धरातल हो गया, अपनी पृथ्वी के नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इस धरातल के नीचे क्या है, धरातल के नीचे मैग्मा अगर बताएं तो मैग्मा का मतलब होता है जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। ये सारा मटेरियल जो है पृथ्वी के अंदर वाले भाग में स्थित है और यहाँ से ये मैग्मा उठना शुरू होता है। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर, इसके बाद ये जो निकल रहा है यहाँ से, अब अचानक से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, ये फटेगा। तो फटने पर क्या, गैस, कंकड़, पत्थर, राख, धूल, ये सब विस्फोट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। अगर आपसे सिंपल फॉर्म में पूछ लिया जाए ज्वालामुखी क्या होता है, तो उस ज्वालामुखी विस्फोट के साथ कंकड़, पत्थर आदि का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। अगर ये क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया की बात करें, कंकड़, पत्थर, राख, धूल, मिट्टी, ये सब क्या होते हैं, जब पृथ्वी के इस सरफेस पर यानी कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर जमने लगती है तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया। समझ में आ गया, ज्वालामुखी क्या होता है, निकलने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं, जमने की क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया, ये निकलता है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। और जम जाता है जब कंकड़, पत्थर ये सब जम जाते हैं पृथ्वी के ऊपर तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। अब केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी क्या होता है, तो केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी जस्ट कुछ नहीं होता है, ये जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है और मैग्मा चैम्बर के रूप में एक नली से जो बाहर निकल रहा होता है उसको बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे अब देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है उसके अंदर से क्या क्या बाहर निकलता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठ के भी आता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मटेरियल बाहर निकलता है उसे किस नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे धूल और राख निकलता है तो इसको अलग नाम, वैज्ञानिकों के द्वारा इसे अलग नाम दिया गया है। देखते हैं टप, तो ये हो जाएगा धूल और राख जो ज्वालामुखी के बाहर से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो टप बोलते हैं। इस तरीके से अगर देखी जाए, मटर जैसे दाने के रूप में जो कंकड़ निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको लैपेली कहते हैं। अखरोट यानी कि अखरोट और आंवले जैसे बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, जैसे अखरोट जैसी आकृति के रूप में जो दाने यानी कि कंकड़ पत्थर की जो निकलते हैं, उन बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेशिया बोलते हैं। और
आलू जैसी आकृति वाले जो कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से साइज बता दिया गया है, जैसे कि धूल राख है तो बिल्कुल बारीक बारीक कंकड़ और बिल्कुल स्मूथ सा निकलेंगे। और मटर जैसे दाने, यानी कि जैसे अपन मटर छीलते हैं उसमें जो दाने निकलते हैं उस रूप में, तो उसको लैपेली बोल दिया गया है। और अगर आंवले और अखरोट जैसी आकृति के पत्थर, कंकड़ पत्थर निकलते हैं तो उसको ब्रेशिया बोल दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं आलू जैसे, यानी कि अगर आलू जैसी आकृति के कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, बम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से उठ के आएगा कि इनको क्रम से लगाइए, सबसे पहले क्या निकलता है इस तरीके से, तो सब टफ है, लैपेली है, ब्रेशिया है और बम है, ये क्या होते हैं तो आपको बता दिया है। जब ज्वालामुखी का मुख बंद हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको डायड्रम कहते हैं। जब ज्वालामुखी का मुख यानी कि लगातार लावा बाहर निकलता रहता है और बाहर निकलने के बाद जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं या लावा है उसी के ऊपर जम जाता है, तो क्या होता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, डायट्रम बोलते हैं। ये क्या होता है, ज्वालामुखी के मुख बंद हो जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डायट्रम, जिसके मार्ग में क्या आ जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कंकड़ पत्थर राख वगैरह इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं। अब देखते हैं अपन ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर कौन कौन सी आकृति अंदर बनती है, पृथ्वी के धरातल के अंदर बनती है, कौन कौन सी आकृति पृथ्वी के ऊपरी सरफेस से बनती है। तो अपन देखते हैं जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद जो मैग्मा होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट पर एक धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के बाद वो अलग अलग रूप यानी कि अलग अलग आकृति धारण करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या होता है लैकोलिथ, क्या होता है डाई, क्या होता है सिल। तो देखते हैं लैकोलिथ क्या होता है। लैकोलिथ मतलब जब मैग्मा निकलना तो चाहता है पृथ्वी के अंदर से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होने के लिए, लेकिन नहीं निकल पाता और वहां पर क्या होता है, एक छत्रक यानी कि गुंबदनुमा आकृति का रूप धारण कर लेता है, उसको बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक है, अगर बात करें फैकोलिथ मतलब थोड़ा सा विस्फोट हुआ और मैग्मा थोड़ी सी इसके सरफेस के ऊपर इस तरीके से लहरदार रूप में जम जाता है, तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। और अगर बैथोलिथ की बात करें, थोड़ा सा विस्फोट और हुआ, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा, उसके बाद क्या हुआ, इसकी ये भी गुंबदनुमा, पर इसकी जो आकृति होती है वो विशाल छत्रक यानी विशाल गुंबदनुमा होती है, इसको बोला गया बैथोलिथ। अगर बात करते हैं सिल और डाई की अगर बात करें तो ये अपने भारत में कहाँ पर देखने को मिलती है, तो सिंह भूमि झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। सील यानी कि जब मैग्मा क्या होता है, ये इस तरीके से क्षैतिज रूप में जमा हो जाता है, उसे सील होते हैं। और जब ये मैग्मा क्या होता है, यानी कि इस तरीके से लंबवत फॉर्म में इस तरीके से जमा हो जाता है, ये आपको दिख भी रहा है, लंबवत फॉर्म में जमा हो जाता है, तो उसको डाइक बोलते हैं। क्या अब यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा कि ये ज्वालामुखी का जो बड़ा मुख है उसे क्या बोलते हैं, छोटे मुख को क्या बोलते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम पर छोटा सा मुख होता है, मतलब सिर्फ खुला ही है अभी मुख, उसको बोलते हैं मार। और ज्वालामुखी कोल्डेरा जब ये विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसको बोलते हैं कॉल्डेरा, यानी कि बड़े मुख को बोलते हैं बड़ा मुख है तो उसको कोल्डेरा बोलेंगे, छोटे मुख को क्या बोलेंगे, मार बोलेंगे। और जब इस मुख के अंदर क्या होता है, पानी, बरसात का पानी इकट्ठा जमा होने लगता है और झीलों का निर्माण होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, यानी क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। तो ये इसी प्रकार से बनता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो उसका मुख है उसके अंदर बरसात का पानी जमा हो जाता है, उससे झीलों का निर्माण होता है, तो उसको नाम दिया गया है क्रेटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठ के आना है बता देते हैं। मार क्या होता है, ज्वालामुखी का बड़ा मुख या छोटा मुख, तो आपको याद रखना है छोटा मुख। कॉल्डेरा क्या होता है, ज्वालामुखी का बड़ा मुख या छोटा मुख, तो ये बड़ा मुख होता है। अब बात करते हैं धरातल के बाहर भी विस्फोट के साथ कंकड़ पत्थर राख मिट्टी ये सब बाहर निकलते हैं, तो वो भी तो आकृति का रूप धारण करते हैं ना। तो यहाँ पर देखते हैं टप क्या होता है, जब बिल्कुल बारीक कंकड़ राख के रूप में, राख है बारीक कंकड़ है तो उसको टप बोलते हैं, टप। ठीक है, और लैपेली मतलब जब मटर के दानों जैसे कंकड़ पत्थर बाहर निकल के आते हैं उसको लैपेली की आकृति हो जाती है। और ब्रेशिया मतलब जब आंवले और अखरोट जैसे आकृति वाले कण बाहर निकलते हैं तो उससे ब्रेशिया। बम मतलब होता है बड़ा, यानी कि आलू जैसी आकृति का रूप धारण कर लेते हैं तो उसको बम बोलते हैं। ये चीज आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है, बम क्या होता है, आलू जैसी आकृति वाले ज्वालामुखी कण या फिर बारीक मटर के कणों जैसी आकृति को। तो आपको याद रखना है बम हो गया आलू जैसी, लैपेली मटर जैसी, ब्रेशिया मतलब आंवले और अखरोट जैसी आकृति, और टप मतलब बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स के रूप में निकलने वाले कण। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हुआ। अब टाइप्स और कल अपन इसके आगे ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से कैसे होते हैं, वे ज्वालामुखी जिनमें लगातार उद्गार होता रहता है, फटते रहते हैं, उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त जो एक बार फट गया दोबारा फटने की संभावना नहीं है,
शांत मतलब जो कभी ना फटे हो और ना ही कभी फटने की संभावना होती है, उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है जहाँ से बिल्कुल हमेशा एक क्वेश्चन उठ के आता ही है। तो इस पार्ट को अपन कल अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।